Now, come to the point. The new topic is derivation of Coulomb's law by using Gauss theorem. Gauss theorem को यूज करके हम Coulomb's law को ड्राइव करेंगे. तो फिर से एक बार देख लेते हैं Coulomb's law क्या था हमारा. अकॉर्डिंग टू Coulomb's law यहाँ पे अकॉर्डिंग टू Coulomb's law force F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square. ओके कहने का मतलब है हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर. तो किसी भी डेरिवेशन को करते समय, ठीक है, एक छोटी चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें किस चीज को फाइंड आउट करना है, उसी के अकॉर्डिंग में हम अपनी मैथमेटिक्स को प्रोसीड करेंगे. ठीक है, किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में मैथ को नहीं ले जाते हैं, अदरवाइज आप अपने रिजल्ट से भटक जाओगे. ठीक है, तो आपका फिजिक्स के डेरिवेशंस में एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है और उसके लिए आप मैथमेटिक्स में कौन से पार्ट को यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे. किसी भी डेरिवेशंस के दो सेगमेंट है, मैं पहले भी बताया था. एक सेगमेंट है आपका स्टेटमेंट, ठीक, जिसको आप अपने वर्ड में उस डायग्राम्स को एक्सप्लेन करते हो, और दूसरा सेगमेंट होता है उसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस. ठीक है, तो मैथमेटिकल डेरिवेशंस और स्टेटमेंट दोनों पार्ट है. अब आपको यूज करना है जी क्या, गॉस थ्योरम. फाइंड आउट क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ. ओके, तो गॉस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप यूज कीजिए. आपने एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया इज एट ओ. इस पॉइंट चार्ज के अराउंड में एक गॉसियन सरफेस क्रिएट हुआ. दिस वन इज अ गॉसियन सरफेस. देन व्हाट इज द नेचर ऑफ योर गॉसियन सरफेस? यू कैन इजिली से दैट गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल. ओके, तो आ जाइए जरा समझते हैं. गॉसियन सरफेस इज व्हाट? स्फेरिकल. Now, what is the radius of your sphere? The radius of sphere is small r. We have to assume the point of observation is at P. P point पे आपने point of observation लिया. This one is also small r. Area vector ये ds हुआ, ये vector हो गया area vector. Electric intensity बाहर की तरफ. फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया जी आपका 0 डिग्री. आई चीज समझ में. स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट आप लिखोगे कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पोजीशन O. स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस. ओके, द चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस. क्लियर हो गई चीजें. अब आपके पास आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. यहां लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to charge at O. Okay, charge at O. Clear? So what is E vector? E vector equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Directed किधर हुआ? Directed towards you can say that OP, बाहर की तरफ. ठीक है, फिर ds vector and electric intensity are parallel to each other. क्लियर हो गई चीज? पैरेलल टू ईच अदर. होप दैट यहां तक चीज समझ में आई होगी. अब इसके बाद आपको क्या करना है जी? फ्लक्स को डिफाइन करना है. तो बाय द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हाट इज phi is equals to close integration E dot ds. So it becomes phi is equals to close integration E ds cos 0. So come to the point. Phi is equals to, this is the E close integration of ds. So phi is equals to E close integration 4 pi r square. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. अब इस वैल्यू को यहां पुट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे. ठीक है ना, एक छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं. आप जैसे इस वैल्यू को यहां पुट करोगे फिर वो कैंसिल हो जाएगा, वापस गॉस थ्योरम आ जाएगी. ठीक है, बट ये काम आपको नहीं करना है. ठीक, आपको करना है क्या है? डेरिवेशंस में जाइए यूजिंग गॉस थ्योरम. तो ये हुआ आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 में आप क्या करोगे जी? गॉस थ्योरम को यूज करोगे. ठीक है, तो बाय द definition of Gauss theorem,
आपने गॉस थ्योरम के डिफिनेशन को यूज किया तो फ्लक्स क्या डिफाइन था, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई चीज, ये हो गया इक्वेशन 3। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 क्या मिला, q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू e डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज e इज इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मिल गई आपको वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब एक चीज आप जानते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वी कैन इजिली से दैट, तो यहां लिखोगे let test charge q naught is placed at p, therefore electric force F is equals to q naught into E। आ गया जी समझ में। अब E की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू Q नॉट, E की वैल्यू आ गई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ फोर्स क्या मिल गई, Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल गई इलेक्ट्रिक फोर्स की। अब जरा देखो यहां पे आपको कूलम्ब्स लॉ प्रूव हो गया, किसको यूज करके, बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो दिस इज द डेरिवेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, अगर आपको बोल भी दे कभी किसी एग्जाम में कि कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव कीजिए तो इस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन किया, उसके प्रूफ को समझा और गॉस थ्योरम को यूज करके कूलम्ब्स लॉ को कैसे ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम गॉस थ्योरम को यूज करके डिफरेंट कंडीशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उसके बाद इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे और दो प्लेन को पैरेलली प्लेस करके भी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, बाय।